हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेलिस्ट। तो पिछले वीक हमने जो दो प्रॉब्लम फ्लोट किए थे उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, हम लोग हर वीक में मंडे को प्रॉब्लम फ्लोट करते हैं और सैटरडे को उनका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया जाता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे आप मंडे को प्रॉब्लम देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर वो प्रॉब्लम आपसे नहीं होता है तो फिर जाके आप सैटरडे को सॉल्यूशन देखें। और कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस अप्रोच से किया है, हो सकता है उससे अच्छा अप्रोच कई बार आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाता है। तो आप सॉल्यूशन को जरूर देखें, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉब्लम तो देख लिया लेकिन उसको ट्राई नहीं किया, अदरवाइज सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो हमारी प्रॉब्लम 1 होती है वो 11th डेडिकेटेड होती है, और जो प्रॉब्लम 2 होती है अभी के टाइम में वो 12th डेडिकेटेड चल रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में 12th वाला जो हमारा प्रॉब्लम 2 है वो 11th वाले टॉपिक से भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम 1 ऑलवेज फॉर 11th स्टूडेंट, जिससे कि वो भी अपने आप को नए क्वेश्चन से डील कर पाएं, कुछ नया वहां से वो सीख पाएं। ठीक, तो मैटर ये करता है कि आपने प्रॉब्लम ट्राई किया या नहीं किया, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम ट्राई करते हैं तो आप सोचने की कोशिश करते हैं, और कई बार अगर मान लीजिए आप नहीं सोच पाते हैं और फिर जब सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप कहां से नहीं सोच पा रहे थे, क्यों नहीं सोच पा रहे थे, ऐसा आपके दिमाग में कौन सी चीज बैठी हुई थी जो आपको उस सही डायरेक्शन में जाने से रोक रही थी। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम ट्राई जरूर करें और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम 1 था वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड था, और जो प्रॉब्लम 1 था वो था मोशन अंडर ग्रेविटी से हमारा रिलेटेड था। तो प्रॉब्लम नंबर क्या था कि एक बॉल को फेंका गया था अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने बॉल को एक वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका, और इस बॉल का डिस्टेंस मेजर किया गया था किसी फिक्स पॉइंट से, और जो डिस्टेंस है वो समय के साथ चेंज होता है, और किस तरह से वो समय के साथ चेंज होता है ये आपको ग्राफ क्वेश्चन में दिया गया था, और आपसे ये पूछा था कि बताइए उसका प्रोजेक्शन का वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए, पहले मैं आपको साइड में ग्राफ प्लॉट कर, वो ग्राफ जो है उसको मैं प्लॉट कर लेता हूं। दिस इज एस वर्सेस टी। एस उन्होंने डिस्टेंस को बोला है, और टी टाइम है, और टाइम के साथ जो डिस्टेंस है हमारी वो वेरी करती है। दिस इज टी, और जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ वेरी करती है। और ग्राफ जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, ऐसे ग्राफ जाता है, फिर ये यहां तक आता है, और फिर ये ग्राफ आइडेंटिकल नीचे आता है, और फिर ये ग्राफ ऊपर उठ जाता है एकदम, मतलब एकदम इस वाली लाइन के अबाउट जो ग्राफ है हमारा वो मिरर इमेज है। और ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, और यहाँ पे ये सारी डायमेंशंस आपको दी गई हैं। यहाँ पे ये दोनों लाइन भी, ये दोनों पीक एक साथ मैच करने चाहिए जैसा कि उन्होंने ग्राफ में दिया है। और ये जो डिस्टेंस है इसको उन्होंने बोला है S3, और इस S3 का वैल्यू उन्होंने दिया है 6 मीटर। ये सारी यूनिट ऐसा यूनिट है। और जो ये वाला डिस्टेंस है उसको उन्होंने बोला है S2, और S2 का जो वैल्यू है वो है 10 मीटर। और जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है इसके लिए उन्होंने बोला है S1, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है 6√5 मीटर। और हमसे ये पूछा है कि बताइए इनिशियल प्रोजेक्शन का वेलोसिटी क्या था। तो देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। आपको यहां से एक बात समझ आनी चाहिए कि जो आपकी डिस्टेंस है t = 0 पे जो आपकी डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा, 6√5। फिर जैसे जैसे आपका समय बढ़ता गया उस पॉइंट से डिस्टेंस कम होती गई, और फिर उस पॉइंट से एक सबसे मिनिमम डिस्टेंस आया, और वो मिनिमम डिस्टेंस कितना आया, 6। और जैसे ही फिर टाइम बढ़ेगा फिर से आपका डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही फिर से आपका डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ जाके जो आपका डिस्टेंस है फिर से डिस्टेंस एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है 10, और फिर डिस्टेंस डिक्रीज होता है और फिर वहीं 6 तक आता है, और फिर इंक्रीज होकर 6√5। तो देखो यहां से आपको एक बात तो क्लियर होती है कि आप ये समझो कि मान लो ये हमारा जो बॉल है, इस बॉल को जो हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो ये डिस्टेंस इस लोएस्ट, इसके नीचे वाले पॉइंट से तो मेजर नहीं की गई है, क्योंकि डिस्टेंस अगर इसके नीचे वाले पॉइंट से मेजर की जाती तो ये पहले लगातार बढ़ती और फिर ये लगातार घटती। बस हमें एक ही इसमें पैटर्न देखने को मिलता है इस पूरी जर्नी के लिए कि पहले ये बढ़ी और फिर ये घटी। तो ऐसा ग्राफ तो नहीं है, इसका मतलब है डिस्टेंस जस्ट नीचे वाले पॉइंट से तो मेजर नहीं की गई है। इसका मतलब साइड में आपको कोई पॉइंट लेना है। ठीक, और देखो अब साइड में आपको पॉइंट लेना है। अब वो साइड में पॉइंट आपको कहां लेना है उसका भी कहानी सुन लीजिए। अब मान लीजिए बॉल को यहां से फेंका गया है,
और आपने सोचा कि लेट से हो सकता है ये डिस्टेंस यहां से मेजर किया गया हो, तो अगर ये डिस्टेंस यहां से मेजर किया होता तो भी सेम कहानी थी कि स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस थी वो मिनिमम होनी चाहिए थी और फिर जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए थी, लगातार बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हमारी स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है वो कुछ वैल्यू है 6√5 और टाइम बढ़ने के साथ वो बढ़ी नहीं है, वो घटी है। इसका मतलब ये भी मेरा वो पॉइंट नहीं हो सकता जहां से ये डिस्टेंस मेजर किया गया है। इसका मतलब आप देखिए, हमें देखिए जब क्वेश्चन पढ़ता है, जैसे कई बार हम लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम समझ आ जाता है कि कैसे करना है, लेकिन एक बच्चा जो होता है उसने उतने क्वेश्चंस नहीं किए होते जितने हम लोगों ने किए होते हैं, तो उस बच्चे को ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसे क्या पता कि ये कौन सा वो पॉइंट है, तो उसे हर एक पॉइंट चेक करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको लोएस्ट पॉइंट चेक किया एकदम जस्ट बिलो में, एक साइड में चेक किया, तो ये दोनों पॉइंट मेरे रिजेक्ट हो गए। अब मेरे पास एक ही पॉइंट बचता है कि साइड में थोड़ा ऊपर एक पॉइंट ले लिया जाए, और वही इसका एग्जैक्ट सिचुएशन है। तो ऐसे देखिए, तो यहां से मान लीजिए आपने बॉल को फेंका किसी स्पीड u से, और ये धरती है और यहां से बॉल चल के गई, बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में चल के जाएगी और ये बॉल कहीं रुकेगी जहां इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर ये बॉल वापस लौटते लौटते और वहीं पे आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा, और हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस मेजर किया गया है वो इस किसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया गया है। t इक्वल टू 0 पर जो डिस्टेंस था वो कितना था, s1। तो हमारा जो ये डिस्टेंस है बच्चों यहां से यहां तक t इक्वल टू 0 का, इस डिस्टेंस को उन्होंने क्या बोला है, s1। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो कब आएगा, जब ये पार्टिकल इसके एग्जैक्ट सामने होगा। तो डिस्टेंस घटते गया और जो डिस्टेंस घटा वो कहां तक घटा बच्चों, s3 तक। इसका मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है जब मेरा पार्टिकल यहां होगा, दैट डिस्टेंस इज s3। तो देखो जब पार्टिकल यहां से यहां तक चलते हुए गया, ये डिस्टेंस लगातार घटते गई। ठीक, अब क्या होगा, जब मेरा पार्टिकल इससे ऊपर जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी, और ये डिस्टेंस कब तक बढ़ेगी, जहां जाकर ये रुकेगा, तो ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते अगेन एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी। तो चेक करते हैं, यहां पे मिनिमम आ गई, अब बढ़ते एक अगेन इसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव की है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, s2, और s2 का वैल्यू कितना दिया है, 10। फिर क्या होगा, फिर ये पार्टिकल नीचे आएगा, तो एकदम ग्राफ जैसा इधर आया था वैसा ही फिर इधर आएगा। तो ये ग्राफ इसीलिए डायग्राम में इस लाइन के अबाउट क्या बनाया गया है, मिरर इमेज। ठीक, क्योंकि फिर से पार्टिकल यहां आएगा, फिर से हमारा डिस्टेंस s3 आएगा, देखो डिस्टेंस s3 आया, फिर से हमारा पार्टिकल यहां नीचे पहुंचेगा, फिर से डिस्टेंस वही s1 आएगा, देखो। ठीक है, अब देखिए, अब उन्होंने ये बोला है कि इनिशियल हमारा प्रोजेक्शन का वेलोसिटी क्या था। तो देखिए अगर आप इतना ड्रॉ कर लिए, इतना आप क्वेश्चन समझ गए, तो अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये वाली जो डिस्टेंस है वो आएगी √s1 स्क्वायर माइनस s3 स्क्वायर, और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो आपका √s2 स्क्वायर माइनस s3 स्क्वायर, और यहां जाकर हमारे पार्टिकल का जो वेलोसिटी हो गया है वो हो गया 0। तो आपको ये समझ में आ गया कि बॉटम पॉइंट से कितनी हाइट के बाद इसका वेलोसिटी 0 हुआ है। तो बेटा अगर ये बॉटम वेलोसिटी u थी तो इसका वैल्यू होगा कितना, √, अगर आप बॉल को u स्पीड से फेंकते हैं तो कितनी हाइट के बाद जाकर वेलोसिटी 0 होती है, h। और u में और h में क्या रिलेशन होता है, h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर हम u को लिखें h की टर्म्स में तो वो कितना होता है, √2g दैट h, और h कितना आएगा बच्चों, √s1 स्क्वायर माइनस s3 स्क्वायर प्लस √s2 स्क्वायर माइनस s3 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट की जाए और वैल्यू पुट करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। मैं पुट करके दिखा देता हूं आपको। g का वैल्यू हम लोग 10 यूज करेंगे, तो ये आया 2 इंटू जी, ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट में। अब देखिए s1 कितना है आपके क्वेश्चन में, s1 है आपका 6√5, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों, 6√5। s3 की बात करें, s3 कितना है बच्चों, 6, ये डिस्टेंस है आपका 6, और s2 कितना है 10। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, ये है आपका 10 और ये है आपका 6, तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो 8 के बराबर आएगी। अब यहां चेक करते हैं, ये कौन है हमारा 6√5 और ये कौन है हमारा 6, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा यहां से यहां तक 12, ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों 12। तो टोटल हाइट कितना हो गया बच्चों 20, तो हम यहां क्या लिखेंगे, इस पूरे हाइट का वैल्यू 20, और जो हमारा u का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये देखिए बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर आपको एनालाइज करना आता है तो प्रॉब्लम आसानी से किया जा सकता है। हाँ तो देखो बच्चों, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2।
जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ये एग्जैक्ट काम रदरफोर्ड ने भी किया था। जब रदरफोर्ड ने उस अल्फा स्कैटरिंग को जब एनालाइज किया था तो उन्होंने न्यूक्लियस को फिक्स माना था, और जब उन्होंने न्यूक्लियस को फिक्स माना था तो जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था तो उन अल्फा पार्टिकल में डेविएशन आया था। तो हमें जो एक्सपेरिमेंटली डेविएशन का वैल्यू मिला था और हमें थियोरेटिकली भी ये कैलकुलेशन करनी थी कि वो कितना डेविएशन आना है। तो ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये रदरफोर्ड का अगर रिसर्च पेपर आप देखेंगे तो ये उसमें भी मिलेगा। तो एग्जैक्ट ये वही रदरफोर्ड वाला एक्चुअली एनालिसिस है जो रदरफोर्ड ने खुद ने किया था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको हमें फिक्स कंसीडर करना है, और एक चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको बहुत दूर से प्रोजेक्ट किया गया है चार्ज स्मॉल क्यू जिसका मास है स्मॉल एम, और उसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। और जो चार्ज कैपिटल क्यू है वो इस ब्लू वाली लाइन पर कहीं है। वो ब्लू वाली लाइन पे कहां पर है मैंने उसको नहीं बनाया है कारण बस क्योंकि मैं उसे लॉजिकली एक कनेक्ट करके बताऊंगा कि वो कहां होगा। तो इस ब्लू लाइन पे कहीं ना कहीं कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स है और उससे बहुत दूर से स्मॉल क्यू चार्ज को यू स्पीड से उसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। अब ये जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस बी, इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो अगर हम एग्जैक्ट चार्ज की तरफ प्रोजेक्ट करें तो हम बोलते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर कितना है अपना 0। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू फिक्स है, और अगर हम इस एग्जैक्ट चार्ज की तरफ किसी चीज को प्रोजेक्ट करें एकदम उसी के एकदम हेड ऑन प्रोजेक्ट करें तो इस वाली सिचुएशन हम क्या बोलेंगे कि इंपैक्ट पैरामीटर कैसा है 0। लेकिन यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर हमारा कौन है बेटा? नॉन जीरो। बी हमारा क्या है? नॉन जीरो। तो आप और दोनों सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल हैं, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वहां पे उन्होंने न्यूक्लियस को फिक्स माना था और न्यूक्लियस का अपना चार्ज था, उसकी जगह हम क्या लेंगे? एक चार्ज कैपिटल क्यू। अब सुनना, अब ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा और इसका पाथ कुछ ऐसे आएगा। तो ये जो मैंने रेड कलर का लाइन बनाया है ये असिम्प्टोड है इसके पाथ का, और जो मैंने ब्लू कलर का ये लाइन बनाया है ये असिम्प्टोड है इसके पाथ की। ठीक है, तो ये इसके पाथ की असिम्प्टोड है। अब देखिए, अब यहां पे मैं आपको कुछ आर्गुमेंट पहले देता हूं, वो आर्गुमेंट सुनिएगा। जब इस चार्ज पार्टिकल को बहुत दूर से प्रोजेक्ट किया गया था तो इस चार्ज पार्टिकल का और जो कैपिटल क्यू चार्ज इस लाइन पर कहीं ना कहीं फिक्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट था क्योंकि बहुत दूर से प्रोजेक्ट किया गया था। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको 0 माना जा सकता है, और इस सिस्टम के पास सिर्फ कौन है? ओनली काइनेटिक एनर्जी। और जब ये चार्ज पार्टिकल डेविएट होते 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 बहुत दूर जब चला जाएगा तो ये जो फाई एंगल है दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन, और ये मैक्सिमम डेविएशन ही हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब ये चार्ज पार्टिकल बहुत दूर जब चला जाएगा तो अगेन इसका स्पीड वही हो जाएगा जो स्पीड यहां था। क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन। स्टार्टिंग में काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल 0। और जब ये इस लाइन पे जो चार्ज होगा कहीं उससे जब बहुत दूर जब चला जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा? इनफाइनाइट। और अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। और पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो गई तो स्टार्टिंग में ओनली क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, और अंत में भी ओनली क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एंड ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन दोनों काइनेटिक एनर्जी को बराबर होना पड़ेगा। तो ये स्पीड अगर स्टार्टिंग में u थी तो वेरी लॉन्ग टाइम लेटर इसका स्पीड क्या हो जाएगा? u। सुनना, अब ये हो गया इसका एक कर्व। मैंने क्या किया, ये इसकी असिम्प्टोड है, ये इसकी असिम्प्टोड है। मैंने यहां पे एक लाइन बनाई जो इस पूरे एंगल को आधा आधा बांटती है। कौन सा एंगल? यहां से लेके यहां तक का जो ये एंगल है इस पूरे एंगल को आधा आधा बांटती है ये वाली लाइन। ठीक, इसका डेविएशन कितना हुआ? 5। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा चार्ज कैपिटल क्यू है वो मेरा चार्ज कैपिटल क्यू इस वाले पॉइंट पर ही होना चाहिए। वो इस पॉइंट के लेफ्ट में भी नहीं हो सकता, वो इस पॉइंट के राइट में भी नहीं हो सकता। कारण सुनिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत बड़ी चीज होती है लेकिन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। वो चार्ज पार्टिकल इसी लाइन पर क्यों होगा उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप मान लो कि वो चार्ज इधर है। अगर आपने मान लिया कि कैपिटल क्यू इस जो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जो एंगल है इसका जो ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लो इसके राइट में अगर चार्ज पार्टिकल है तो आपकी लेफ्ट वाली ये वाला पॉइंट नाराज हो जाएगा, बोले कि वो चार्ज पार्टिकल यहां क्यों नहीं हो सकता क्योंकि जैसा इधर है वैसा इधर है। तो अगर वो इस पॉइंट के राइट में है तो वो इस पॉइंट के लेफ्ट में क्यों नहीं है? तो ड्यू टू सिमेट्री हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा कैपिटल क्यू वो कहां मिलेगा? इसी वाले पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको जरा एनालाइज करते हैं। हमें क्या निकालना था बेटा? मैक्सिमम डेविएशन, मतलब हमें वो एंगल फाई कैलकुलेट करना था। अब देखो कैसे फाई कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेशन सुनिए ध्यान से। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी वेलोसिटी का
इसकी जो वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में यू थी। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पर जो इसका वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा। कितना होगा मैं नहीं जानता, उसको हम v1 मान लेते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा कि ये जो यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये है इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन, और ये कौन है, उस प्रोजेक्शन के दौरान इसकी मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, वहां पे आपने ये आर मिनिमम निकाला होगा और ये मिनिमम वेलोसिटी भी निकाला होगा, ठीक है। लेकिन हमारा यहां पे क्वेश्चन उस आर मिनिमम और वी मिनिमम को कैलकुलेट करना नहीं है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, दैट मैक्सिमम डेविएशन। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बोलूं कि इस समय से मेरा जो एनालिसिस चालू होता है वो इस समय से चालू होता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय पर इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो कितना है, 0, कोई कंपोनेंट नहीं है। ये कैसा है, एंगल 90 डिग्री। तो इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में अभी कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन वेरी लॉन्ग टाइम लेटर, अगर मैं वेरी लॉन्ग टाइम लेटर पता करूं तो इसका वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, u cos 90 माइनस 5/2। तो वेरी लॉन्ग टाइम लेटर इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है, और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा, u cos ऑफ 90 माइनस 5/2, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन कब, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर। अब सुनना, मैं इसमें लिखूंगा इंपल्स, और मैं कौन सी डायरेक्शन में इंपल्स लिखूंगा, मैं इस डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पर इंपल्स लिखूंगा, और इंपल्स जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। मेरा जो ये चार्ज स्मॉल q है इस पर फोर्स कौन लगाएगा, दैट ओनली कैपिटल Q, जो कि फिक्स है, ये कैपिटल Q फोर्स लगाएगा। अब मैं ऐसा करते हैं, मैं मान लेता हूं किसी समय t पर, अब देखिए, अब ये बड़े ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में बहुत कुछ हो रखा है, तो इस डायग्राम को आप लोग बनाना चाहें तो बना लें। मैं इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा बहुत कैलकुलेशन नहीं तो गंदा गंदा दिखेगा, तो मैं कुछ कुछ हटा ले रहा हूं। इसको हटा लेते, ये एंगल हम जानते हैं, आधा एंगल 90 माइनस 5/2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 90 माइनस 5/2 है, ये परपेंडिकुलर हटाओ, क्योंकि डायग्राम गंदा रहेगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा फिर, ठीक। तो चलिए, ठीक है, आप कोशिश करते हैं, ये हमारा फाई एंगल याद रखना, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने माना कि किसी समय मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाया इस वाली लाइन के पैरेलल, इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल। डायग्राम साफ होना चाहिए, आप लोग घर पे स्केल से डायग्राम बनाइएगा, ठीक। ये मेरा चार्ज पार्टिकल है यहां पे। अब मैं कह रहा हूं कि इस जो मेरा चार्ज है स्मॉल q, इस पे कैपिटल Q ने जो फोर्स लगाया होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगाया होगा, इस कैपिटल Q ने फोर्स जो लगाया होगा वो इस डायरेक्शन में लगाया होगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है किसके ऊपर, स्मॉल q के ऊपर, और किसने लगाया है, कैपिटल Q ने लगाया है, ठीक। और इधर जो फोर्स लगाएगा, अगर इस डिस्टेंस को मैं r मान लूं, अगर कैपिटल Q से स्मॉल q के डिस्टेंस को मैं r मान लूं बेटा, तो ये वाला जो डिस्टेंस, ये फोर्स जो आएगा वो आएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। और अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं बेटा, तो ये भी मेरा एंगल कितना है, थीटा। ये देख लो ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इंपल्स, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मुझे फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो मैं कैसे करूंगा, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, फोर्स का कंपोनेंट cos थीटा इनटू dt का इंटीग्रेशन, दिस इज द इंपल्स, और इंपल्स बराबर आएगा चेंज इन मोमेंटम। मैं इंपल्स कौन से टाइम इंटरवल का लिखूंगा, यहां से लेकर यहां तक, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बेटा, ये आएगा mu cos 90 माइनस 5/2 किसके बराबर हो जाएगा, sin 5/2 माइनस इनिशियल इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये इंटीग्रेशन एवेल्युएट कैसे किया जाएगा। तो देखो मेरी बात सुनना, आप जानते हैं कि जो स्मॉल q वाला जो फोर्स, स्मॉल q वाला चार्ज है, उस पे जो कैपिटल Q ने फोर्स लगाया है वो इसी कैपिटल Q से पास करता है। कूलॉम्स लॉ जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक। तो कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में जो मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, मैं कहां लिखूं, इसको हटाते हैं, यहां लिखते हैं। इनिशियली जो मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चों, वो आएगा mu इंटू बी, और मेरा इस समय का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो देखो एंगुलर मोमेंटम को आप I इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, r, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, इसको mr स्क्वायर इंटू दैट ओमेगा, ठीक है।
ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। किसका एंगुलर वेलोसिटी? तो देखो ये है मेरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। This is the position vector of this particle and that position vector is continuously changing, that theta is continuously changing। तो जो मेरा angular velocity होगा बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा? d theta upon dt। देख लो इसको ध्यान से, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी d थीटा अपॉन dt, क्योंकि ये तो मेरा फिक्स लाइन है ना, फिक्स लाइन से मेरा एंगल क्या मेजर किया? थीटा, एंड दैट थीटा इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। और किसका एंगल है? थीटा, पोजीशन वेक्टर का एंगल है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, इट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें इस सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर मतलब इस इक्वेशन से यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर हमारा इंटीग्रेशन एवेलुएट होगा। अब एक बात सुना मेरी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताए चलता हूं, क्योंकि मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और मेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी u है और ये डिस्टेंस v है, तो ये फाइनल वेलोसिटी भी u है। तो जो ये असिम्प्टोट वाली लाइन है ना बेटा, अगर इस पे यहां से परपेंडिकुलर डाला जाए, ये जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा ना इस असिम्प्टोट वाली लाइन पे, तो mu इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देगा मुझे? एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम उतना ही होना चाहिए जितना स्टार्टिंग में था। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बच्चा किसके बराबर आएगा? b। कौन है? ये असिम्प्टोट है। फाइनल वेलोसिटी इस असिम्प्टोट के अलोंग मिलेगी और ये है मेरा कौन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनना, अब इस इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? देखो मैं dt अपॉन आर स्क्वायर को यहां से लाके पुट करूंगा, तो m से m चला गया, तो बेटा देखो dt अपॉन आर स्क्वायर ये बराबर होगा d थीटा अपॉन uv। dt अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? चेक कर लो कैलकुलेशन, dt अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है परफेक्ट। तो यहाँ पे आप dt अपॉन आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो k कैपिटल Q स्मॉल q बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचेगा cos थीटा इनटू dt अपॉन आर स्क्वायर, और dt अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा? d थीटा अपॉन uv। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, तो ये सॉरी दैट इक्वल टू यहाँ पे इस वैल्यू को लिख दिया जाए mu साइन ऑफ 5/2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? sin थीटा, तो k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय uv। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका sin थीटा, और लिमिट पुट किया जाएगा थीटा का कहां से कहां तक? 0 से लेके, और थीटा कहां से कहां तक चेंज करेगा? तो मुझे बताइए ये जो एंगल है ये है मेरा मैक्सिमम एंगल जो पोजीशन वेक्टर बनाने वाला है, क्योंकि वेरी लॉन्ग टाइम लेटर पोजीशन वेक्टर लगभग असिम्प्टोट के क्या माना जाएगा? पैरेलल। तो मेरा थीटा कहां से कहां तक चेंज हुआ? 90-5 तक, 90-5/2 तक, ठीक। एंड दैट इक्वल टू mu sin 5/2, ठीक है। अब देखिए 90-5/2 जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये कौन बनेगा बेटा? cos 5/2। तो ये मेरा आया k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय uv। ये आया cos 5/2, cos 5/2 को मैं उधर डिवाइड लगा दूंगा तो, और mu का नीचे ले आऊंगा तो ये आ जाएगा mu स्क्वायर b, और ये आएगा मेरा tan ऑफ 5/2। तो यहां से अगर हम फाई का वैल्यू लिखें तो फाई आया मेरा बेटा कितना? 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन mu स्क्वायर b। और यही आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। अब सुनना, अब अगर किसी बच्चे को इस लिमिट में दिक्कत आ रही हो तो देखो मैं उसको एक डायग्राम बना के समझा देता हूं साइड में। हो सकता है किसी बच्चे को ये लग रहा हो ये कैसे आ गया, तो उसको मैं यहाँ पे साइड में समझा देता हूं। एक बात सुनो मेरी, ये हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे चल के गया था, ठीक, और ये इसकी असिम्प्टोट्स थी और एक असिम्प्टोट ये थी इसकी। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा ये वाला पॉइंट बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि जितना एंगल सॉरी ये मेरा ये एंगल बाइसेक्टर था, और ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक ये कितना था? ये था 90-5/2। अब मुझे एक बात बताओ, इसी वाली लाइन से मुझे एंगल मेजर करना है, इसी वाली लाइन से, और किसका एंगल मेजर करना है मुझे? चार्ज का। तो मैं जो पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा चार्ज का वो ऐसे बनेगा ना पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि मेरा चार्ज पार्टिकल का है इन्फिनिटी पे। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो ये होगा, क्योंकि असिम्प्टोट और ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। क्यों? क्योंकि मेरा चार्ज कहां है? इन्फिनिटी पे, ठीक। तो ये था इसका सॉल्यूशन। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो ठीक है बेटा, इसी तरह से देखिए प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस प्लेलिस्ट में लिए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और भी आगे क्वेश्चन आते जाएंगे।
तो आप उनको देखते रहिए। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।